नमस्कार, कोचअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी स्पेशल प्लेलिस्ट एमसीक्यू इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हमारे विषय कंट्रोल सिस्टम में जानते हैं कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स के कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक प्रश्न है कि डीसी पावर मोटर और डीसी सर्वो मोटर में क्या अंतर है। तो दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों में लुब्रिकेशन लगभग एक जैसा है और लुब्रिकेशन कोई महत्वपूर्ण विषय वस्तु भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण अंतर है वो उनकी कंस्ट्रक्शन में है। एक सर्वो मोटर को फास्ट रेस्पॉन्स के लिए बनाया जाता है और इसका इनर्शिया कम रखा जाता है। इसे तो रोटर की ये जो डायामीटर है वो तो कम रखी जाती है और पावर कैपेसिटी बनाने के लिए रोटर आर्मेचर की लेंथ ज्यादा रखी जाती है। तो एक डीसी पावर मोटर और डीसी सर्वो मोटर में मेन कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। एक सर्वो मोटर की डायामीटर कम है और लेंथ रिलेटिवली ज्यादा है ताकि इसका इनर्शिया कम रहे और रेस्पॉन्स फास्ट रहे। एक सर्वो मोटर को लगातार नहीं चलना होता, वो केवल तब चलती है जब कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट हो। इसलिए इन्हें कंटिन्यूअस ऑपरेशन में एफिशिएंट बनाने की बजाय सिग्नल के साथ फास्ट रेस्पॉन्स और एक्यूरेसी के साथ चलने वाली बनाते हैं। एक सर्वो मोटर पर चलते समय जो लोड टॉर्क आता है वो कम है, उसे सिर्फ एक्चुएशंस के काम करने होते हैं, कोई पावर ड्राइव नहीं करनी होती। लेकिन रेस्पॉन्स फास्ट होने के लिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क फिर भी ज्यादा लिया जाता है। तो इन मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, रनिंग टॉर्क की ज्यादा की जरूरत नहीं है, लगातार नहीं चलती हैं, केवल तब चलती हैं जब सिग्नल अप्लाई किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके फास्ट रेस्पॉन्स के लिए इन्हें जब कम इनर्शिया के लिए डिजाइन करते हैं तो रोटर की डायमीटर कम और लेंथ ज्यादा है। प्रश्न है, एक फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में जो सारी डैंपिंग आती है वो कहां से आती है। तो एक फील्ड कंट्रोल मोटर में जब फील्ड पे वेरिएबल वोल्टेज देते हैं तो फील्ड सर्किट के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के हिसाब से एक फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम बनता है और करंट आता है। फील्ड वाइंडिंग के इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होने से फील्ड सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, इसलिए करंट वोल्टेज लगाने के बाद एक्सपोनेंशियली राइज होने में थोड़ा टाइम कांस्टेंट के हिसाब से समय लेता है। ये करंट फिक्स्ड आर्मेचर करंट के साथ जब मोटर काम करती है तो एक टॉर्क बना देता है और ये टॉर्क मोटर के इनर्शिया में और विस्कस फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन करके वेलोसिटी जनरेट करता है। क्योंकि ये भी सिस्टम एक फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है, इसलिए टॉर्क से वेलोसिटी बनने में भी कुछ टाइम लैग आता है। इस सिस्टम का इनर्शिया जीएम और विस्कस फ्रिक्शन बीएम का रेशियो टाइम कांस्टेंट है। हम इस टाइम कांस्टेंट को कम रखने के लिए सारी सर्वो मोटर को कम रोटर इनर्शिया के साथ बनाते हैं और वेलोसिटी से हमारे डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल्ड एक्शन के रूप में आ जाते हैं। इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ऑसिलेशंस को कम करने के लिए जो डैंपिंग है वो मोटर में फ्रिक्शंस और मैकेनिकल पार्ट्स की डैंपिंग से आती है। कोई एक्स्ट्रा डैंपिंग का प्रोविजन नहीं है जैसा कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड में है। अगर हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड को देखें तो आर्मेचर को जो हम कंट्रोल्ड वोल्टेज सिग्नल देते हैं उसमें एक बैक ईएमएफ सिग्नल जो स्पीड से मोटर जनरेट करती है वो सबट्रैक्ट होता है और इस कारण से यहाँ एरर वोल्टेज दोनों का डिफरेंस कम आने के कारण एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने वाली डैंपिंग एक्शन बैक ईएमएफ द्वारा होती है। ये एरर वोल्टेज रोटेटिंग आर्मेचर के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में करंट बनाती है। क्योंकि आर्मेचर में इंडक्टेंस कम है इसलिए ये टाइम कांस्टेंट कम होने से रेस्पॉन्स अच्छा आता है। उस करंट से फिक्स्ड मैक्सिमम फ्लक्स पे चलने वाली मेरी सर्वो मोटर में टॉर्क आ जाता है और टॉर्क विस्कस फ्रिक्शन और इनर्शिया की इस एक्टिविटी में स्पीड बना देता है। जैसे हमने पहले कहा आर्मेचर की डाया कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है, तो ये टाइम कांस्टेंट कम रहने से रेस्पॉन्स फास्ट आ जाएगा और वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ आर्मेचर कंट्रोल में बैक ईएमएफ एक तरह की एक एडिशनल डैंपिंग का काम करता है और स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। जरा फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों की कंपैरिजन को भी समझ लेते हैं। एक डीसी सर्वो मोटर के कंपैरिजन में एसी सर्वो मोटर ज्यादा रग और ड्यूरेबल मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डीसी सर्वो मोटर का जो ऑपरेशन है वो ज्यादा सिंपल और रिलायबल है। एक डीसी सर्वो मोटर का साइज छोटा है, वजन कम है और सबसे खूबसूरत बात है ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क और कम इनर्शिया होने के कारण इसका टाइम रिस्पॉन्स ज्यादा फास्ट है। ये हाई टॉर्क बना सकती है, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है सिग्नल लगाने से रेस्पॉन्स का आना तेज है क्योंकि इनके रोटर का इनर्शिया हम कम रखते हैं। एक डीसी सर्वो मोटर में हम स्पीड को दोनों डायरेक्शंस में बहुत फाइन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, फीडबैक से ऑटोमेशन कर सकते हैं और बहुत तेज और स्मूथ स्टार्टिंग रिवर्सिंग मोटर की पॉसिबल है। एसी सर्वो मोटर की तुलना में डीसी सर्वो मोटर में बहुत सारे एडवांटेज हैं।
हैं, इसलिए ब्रश कम्यूटेटर की मेंटेनेंस थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा नाजुक होने के बावजूद भी डीसी सर्वो मोटर का इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फील्ड कंट्रोल की तुलना में आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर को देखें तो जो बैक ईएमएफ का फीडबैक लूप है वो हमारी स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर देता है। तो डीसी सर्वो मोटर अगर आर्मेचर कंट्रोल्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल ऑपरेट करेगी कंपेयर टू फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर। लेकिन ध्यान रहे, आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर को जो कंट्रोल सिग्नल की पावर चाहिएगी फील्ड सर्किट की कंपैरिजन में आर्मेचर सर्किट की पावर डिमांड ज्यादा होती है। तो आर्मेचर कंट्रोल में हमें कंट्रोल्ड सिग्नल पावर का सोर्स ज्यादा बड़ा चाहिएगा, जबकि यही फील्ड कंट्रोल्ड एप्लीकेशन में कम पावर का भी काम करेगा। तो ये एक कंपैरिजन हो गया आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर और फील्ड कंट्रोल सर्वो मोटर का, और एक डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर का। कंपैरिजन से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आने चाहिए। एक एसी सर्वो मोटर बेसिकली एक 2 फेज इंडक्शन मोटर है। इसमें 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्पेस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में 2 वाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें एक में हम एक फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज की सप्लाई देते हैं और दूसरी वाइंडिंग में हमारी एक्चुएटिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करके कंट्रोल सिग्नल देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिकली इन दोनों सिग्नल्स में, रेफरेंस वाइंडिंग की वोल्टेज सिग्नल में और कंट्रोल वाइंडिंग की वोल्टेज सिग्नल में हम एक 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन लीड और लैग ऑफ 2 सप्लाई वोल्टेज हमारे मोटर की रोटेशन की डायरेक्शंस डिसाइड हो जाती है। ये दोनों वोल्टेजेस मिलकर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो हमारे ड्रैग कप रोटर में इंड्यूस्ड एडी करंट से रोटेटिंग टॉर्क बना के हमारी कंट्रोल एक्शन को प्राप्त करवा देता है। तो एक एसी सर्वो मोटर बेसिकली एक 2 फेज की इंडक्शन मोटर जैसी है, जिसमें स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन से रोटेटिंग एक्शंस बनाई जाती है। प्रश्न है कि एक एसी सर्वो मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? तो हमें जानकारी है कि एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्पीड में अगर नेगेटिव स्लोप वाली कैरेक्टरिस्टिक का सेक्शन हो, जैसा कि यहाँ लाल कर्व में दिखाया हुआ है या ये नीला कर्व बता रहा है, तो वो स्टेबल ऑपरेशन होता है। एक सामान्य इंडक्शन मोटर को हम हाई रोटर लीकेज रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो डिजाइन करते हैं, या एफिशिएंसी के लिए रोटर का रेजिस्टेंस रोटर के स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस का 5 से 10% होता है। ऐसी स्थिति में 5 से 10% स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आता है, और ये जो 5-10% स्लिप से लेकर सिंक्रोनस स्पीड के बीच का जो पोर्शन है उसी में हमारी मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होती है। लेकिन एक सर्वो मोटर को हम शुरुआत में ऑपरेट करेंगे और शुरुआती टॉर्क भी ज्यादा हो और कैरेक्टरिस्टिक स्टेबल रहे, इसलिए हम इसका एक्स और आर रेशो स्मॉल रखते हैं और रोटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट लीकेज रिएक्टेंस के जितने बराबर रखते हैं। तो जो रोटर का आर और एक्स रेशो है वो सबसे ज्यादा हमारी सर्वो मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को प्रभावित करता है। और स्पष्ट है कि एक सर्वो मोटर में कम स्पीड पे ज्यादा टॉर्क बनेगा, क्योंकि सर्वो मोटर को लगातार तेज गतियों पे नहीं चलना है। उसे कंट्रोल सिग्नल प्राप्त होने पे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रख के जितनी देर तक हमारी कंट्रोल एक्शन एग्जीक्यूट होगी उतनी देर तक चलना है। तो वो कम स्पीड पे ज्यादा टॉर्क बनाने के लिए डिजाइन की जाती है, और ऐसी सर्वो मोटर के रोटर की डिजाइन में वाइंडिंग रेजिस्टेंस ज्यादा रखा जाता है। प्रश्न है, एसी सर्वो मोटर के रोटर की डिजाइन किस प्रकार की होती है और क्यों वो उस तरह की डिजाइन होती है? तो हम एक एसी सर्वो मोटर में जो रोटर है उसे कम डायमीटर और ज्यादा लेंथ के साथ होलो एल्युमिनियम के कप जैसा बनाते हैं, और इस तरह की डिजाइन को हम ड्रैग कप डिजाइन कहते हैं, जिस होलो सेक्शन में बाहर से हम एक स्टेशनरी आयरन कोर लगा के मैग्नेटिक पाथ का रिलेक्टेंस कम करके वर्किंग फ्लक्स को इंक्रीज कर लेते हैं, और वो जो कोर है वो रोटर के साथ घूमती नहीं है, वो स्टेशनरी रहती है। तो जो रोटर का घूमने वाला हिस्सा है वो कम इनर्शिया का हो जाता है, और इस तरह से ड्रैग कप डिजाइन में लो इनर्शिया होने के कारण हमारी टॉर्क बनाने की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो हमारा जो ड्रैग कप रोटर है वो लो इनर्शिया और हाई टॉर्क के साथ बनाया जाता है। तो अगर यहाँ साथ में हाई टॉर्क के साथ लो इनर्शिया भी ऑप्शन होता तो उसे भी सही ऑप्शन माना जाता। प्रश्न है कि एक सिंक्रो ट्रांसमीटर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर पेयर कैसी यूनिट है? तो यहाँ स्टेटर में हम 3 फेज की 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग के बीच में एक रोटेटिंग रोटर में अल्टरनेटिंग करंट के एक्साइटेशन से टाइम वेराइंग फ्लक्स बनाकर ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, और वही ईएमएफ का करंट जब कंट्रोल ट्रांसफार्मर की बिल्कुल उसी प्रकार की वाइंडिंग्स में सर्कुलेट होता है, तो यहाँ दूसरी कंट्रोल ट्रांसफार्मर मशीन में भी एयर गैप में बिल्कुल वैसा ही
फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जैसा कि हमारे सिंक्रो ट्रांसमीटर में पैदा हो रहा है, और दूसरे रोटर की रिलेटिव पोजीशन से जो एरर सिग्नल है वो हमें बहुत सारी दोनों रोटर की रिलेटिव पोजीशंस के बारे में जानकारियां प्रदान कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक 3 फेज का एसी डिवाइस है, जिसमें एक्साइटेशन सिंगल फेज एसी सप्लाई है, लेकिन वाइंडिंग में 3 फेज है। अगला प्रश्न है कि एक सिंक्रो डिटेक्टर में इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन कंट्रोल ट्रांसफार्मर की कब आएगी। तो अगर सिंक्रो ट्रांसमीटर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर दोनों की मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के साथ हो, जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो जीरो आएगा, और इस पोजीशन को हम इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन में दोनों रोटर की एंगुलर पोजीशंस के बीच में 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। प्रश्न है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में टेको जनरेटर क्या मेजर करता है। तो हम अपनी कंट्रोल एप्लीकेशन में रोटेटिंग स्पीड को मेजर करने के लिए परमानेंट मैग्नेट वाले आर्मेचर और कम्यूटेटर वाले डीसी टेको जनरेटर को या ड्रैगकप रोटर वाली एसी टेको जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो रोटर की रोटेटिंग स्पीड के प्रोपोर्शनल हमें एक आउटपुट वोल्टेज सिग्नल देता है। तो टेको जनरेटर स्पीड को वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के लिए फीडबैक सिग्नल बनाता है। इस वीडियो की मदद से परीक्षा में कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स के प्रश्न करने में आपको मदद मिलेगी। हमारी इसी श्रृंखला में दूसरी वीडियो देखकर आप परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे अंक पाएं, आप कामयाब बने। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।